इसमें जाइलम के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वेदर इट इज ट्रैचेड, वेदर इट इज वेसल, और वेदर इट इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. These different types of cells, except the xylem parenchyma, एक्सेप्ट दिस जाइलम पैरेन्काइमा, ये 3 किस्मों के सेल्स होते हैं जाइलम में, ट्रैकीड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर डेड. दिस इज ऑल्सो डेड and this is also dead. The only one type of cell which is living in a xylem is the xylem parenchyma. This is the only cell type which is living in xylem. और 3 यहाँ पे dead होते हैं. While as in phloem, ये जो पहली सेल है sieve सेल, ये जो दूसरी है कंपेनियन सेल, एंड ये जो तीसरी है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों लिविंग्स होते हैं. एंड एक्सेप्ट दिस जाइलम फाइबर, वो क्या होती है, वो डेड होती है. कहने का मतलब ये है कि जब जाइलम अगर हम देखेंगे, इसमें एक लिविंग होती है और 3 सेल टाइप्स डेड होते हैं. वाइल एज इन फ्लोएम इसमें 3 लिविंग होते हैं और एक सेल टाइप जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड होती है. This was whole about the different types of tissue systems in plants and their functions. And let's move to another tissue system which is present in animals. I have already told you at the beginning that the most tissue which are present in the animals, they have actually the tissue system which is present in animals. The cells in these tissues are all actually living. And if one cell damages, it does not mean that the whole living organism will die. इसका फिर वहाँ पे क्या होता है, एक रिपेयर सिस्टम भी होता है वहाँ पे, यानी सेल्स क्या करती है, वो अपने आप को जो टिश्यू सिस्टम होता है वहाँ पे उसको रिपेयर करती है, ताकि ये जो डेड सेल्स वहाँ पे है उसको एलिमिनेट एक्चुअली करती है, और वहाँ पे जो टिश्यू सिस्टम है उसको डैमेज ना हो जाए, इसीलिए उसको वहाँ पे वो दोबारा से रिपेयर करती है. तो अगर हम एनिमल टिश्यू बोलेंगे कि एनिमल्स में मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट है epithelial tissue, the second is connective tissue, the third is muscular tissue, and the fourth one is nervous tissue. The epithelial tissue is again then further divided into squamous epithelium, then cuboidal epithelium, then columnar epithelium, then ciliated epithelium. And the connective tissue which includes tendon, which includes ligament, which includes bone, cartilage, blood and lymph. And the muscular tissue is again further divided into 3 types: striated muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. So let's read them one by one. The first tissue system, which is epithelial tissue. Actually, epithelial tissue is the covering tissue. देख लीजिए, अगर हम अपने बॉडी ऑर्गन्स देखेंगे, मोस्टली जो हमारा स्किन होता है या आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो इनका आउटर मोस्ट सेल्स होती है, ये बनाती है एपिथेलियल टिश्यू. इसीलिए इसको हम बोलते हैं कवरिंग टिश्यू भी, यानी ये कवर करती है हमारे या तो आपके स्किन को, ये जो ऊपर होता है, ये जो स्किन का आउटर मोस्ट कवर होता है, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू. या आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे होते हैं बहुत सारे, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, या फूड पाइप होती है, या वेड पाइप होती है, या हम बोलेंगे कि किडनीज जो होती है, उनका जो एक्सटर्नल लेयर सेल्स का होता है, लाइनिंग जो होती है सेल्स की, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू. तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, मैंने पहले ही बताया है, फर्दर ग्रुप हुआ है पहले स्क्वैमोस एपिथेलियम. तो स्क्वैमोस एपिथेलियम में क्या होता है, ये जो सेल्स ऐसे अरेंज होती है जैसे हम फ्लोर पे टाइल्स अरेंज करते हैं. दे आर एक्चुअली कनेक्टेड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, जस्ट लाइक ऐसे.
सेल्स ऐसे अरेंज होती है विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। और इसमें जो सेल्स होती है, स्क्वैमोस एपिथेलियम एक ऐसा टिश्यू होता है जहाँ पे सेल्स क्या करती है, ये आपस में ऐसे अरेंज होती है जैसे हम फ्लोर पे टाइल्स बिछाते हैं, वो एक ही साथ, वहाँ पे गैप्स नहीं होती है। इसी तरह यहाँ पे जो सेल्स के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होगी। इसमें क्या होगा, या तो सेल्स एक ही लेयर में अरेंज होते हैं या वो मल्टी लेयर्स में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, ये सेल जो एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर है और उसके ऊपर तीसरा लेयर है। यहाँ पे एक ही लेयर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो आपको ये नहीं इसके ऊपर है, ये लेयर वाला ये इसके ऊपर नहीं है, बल्कि ये इसके पीछे है। एक्चुअली एक ही लेयर्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमोस और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस। मोस्टली अगर हम देखेंगे, जो हमारा जो माउथ की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, ये बनी होती है स्क्वैमोस एपिथेलियम की, जहाँ पे सेल्स क्या करती है, एक ही लेयर में वो अरेंज होती हैं। जब हम कोई गर्म चीज़ मोस्टली टी पीते हैं, तो जो लिप्स का अंदर वाला लेयर होता है वो जल्द ही उठता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, विच इज स्क्वैमोस एपिथेलियम, और मोर इंपॉर्टेंटली सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम, वो एक ही लेयर में अरेंज होता है और वो जल्दी उठता है। और मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम देखेंगे कि ये स्क्वैमोस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। या हम बोलेंगे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलस होता है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, वहाँ पे स्क्वैमोस एपिथेलियल होता है। ये वहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है, जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो वो पहले लंग्स में वो एल्वियोलस के पास जाता है, फिर एल्वियोलस ही क्या करता है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है टू ब्लड। यहाँ पे जो लंग्स के पास जो एल्वियोलस होता है, ये एल्वियोलस इस स्क्वैमोस एपिथेलियम के बने होते हैं, जहाँ पे सेल्स टाइटली अरेंज होती हैं, और यहाँ इन्हीं सेल्स की वजह से एल्वियोलाई एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, यानी ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ब्लड को यहाँ से उसके बदले ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे टिश्यू सिस्टम को हम बोलते हैं स्क्वैमोस एपिथेलियम। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये तो आपके जो स्किन होता है, ऊपर वाला स्किन का लेयर, वो बना होता है स्क्वैमोस एपिथेलियम का, या माउथ का अंदर वाला जो लाइनिंग होती है वो बनी होती है स्क्वैमोस एपिथेलियम की, या ब्लड वेसल्स अगर हम देखेंगे, उनकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वो बनी है स्क्वैमोस एपिथेलियम की। या अगर हम देखेंगे कि जो लंग्स के एल्वियोलस होते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, वहाँ पे सेल्स ऐसे टाइटली पैक्ड होती हैं और वो बनाती है स्क्वैमोस एपिथेलियम। या तो इसमें सेल्स एक ही लेयर में अरेंज होंगे, जैसे कोई ट्रे होती है, उसमें एक ही लेयर में पेस्ट्री पीस बहुत रखे गए होते हैं। और दूसरा ऐसा है कि एक पेस्ट्री पीस, एक ट्रे पे बहुत सारे पेस्ट्री पीस है, एक लेयर के पे एक दूसरा लेयर है, उसके ऊपर तीसरा लेयर है। वैसे ही यहाँ पे भी एक लेयर के ऊपर दूसरा एक लेयर होता है, फिर उसके ऊपर एक तीसरा लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। The second type of epithelial tissue is cuboidal. As the name indicates, in this type of epithelial tissue, the cells are cube-like, just like this. They are cube-like. The cells in this tissue are cube-like. They are mostly found in the kidneys,
इन किडनीज व्हाट दे आर मेंट फॉर, आपको पता है कि किडनीज क्या करती है? किडनीज के अगर हम अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। किडनीज में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल क्या करता है? किडनी का मोस्टली काम होता है जो ब्लड होता है उससे यूरिया निकालना और उसी यूरिया को कन्वर्ट करना इनटू यूरिन, और ये काम करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। और अगर हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ये बोमैन्स कैप्सूल बना होता है इन क्यूबॉइडल सेल्स का। ये क्या करते हैं? यहाँ पे जब ब्लड इस बोमैन्स कैप्सूल के अंदर जाता है, ये क्यूबॉइडल सेल्स क्या करती है? ये क्यूबॉइडल सेल्स जब इस ब्लड वेसल से ये यूरिया बाहर निकलता है, वो जाता है यहाँ पे। जब ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे आएगी, इस ब्लड वेसल से ब्लड आता है, इस ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है, और वही यूरिया यहाँ ब्लड वेसल से बाहर निकलता है और जाता है इस बोमैन्स कैप्सूल में। और बोमैन्स कैप्सूल क्यूबॉइडल सेल्स का बना है, इसलिए ये क्या करती है? ये यूरिया को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ से डालती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स इन जो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो किडनी के सेल्स होते हैं या नेफ्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं, वो वहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स, और वहाँ पे क्या करती है? ये सिक्रीशन का काम करती है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हम बोलते हैं उनको जर्मिनल एपिथेलियम, यानी जो टेस्टिस और ओवरीज के जो सेल्स होते हैं वो बने होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, और वहाँ पे वो काम क्या करते हैं? वो सिक्रीट वहाँ पे जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज द एग, वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं यही क्यूबॉइडल सेल्स, और ऐसा ही स्ट्रक्चर वहाँ पे भी होता है। तीसरा है कोलमनर। ये भी इसी एपिथेलियल टिश्यू का तीसरा टाइप है, कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम में क्या होता है? यहाँ पे सेल्स लॉन्ग होती है, ऐसे होती है सेल्स, और इनका जो न्यूक्लियस होता है, आपने मोस्टली पढ़ा होगा एनिमल्स का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इनका न्यूक्लियस थोड़ा नीचे होता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर हम देखेंगे स्टोमक के सेल्स या स्टोमक का जो लाइनिंग होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो लाइनिंग होती है, वो बनी होती है ऐसे ही सेल्स का, यानी कोलमनर एपिथेलियम का। ये जो स्टोमक का अगर हम बोलेंगे, ये स्टोमक ये जो स्टोमक होता है, ये जो इसको अंदर वाली लाइनिंग होती है, ये बनी होती है कोलमनर एपिथेलियम से। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इनको हेयर लाइक, ये जो फ्री एंड्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये जो कोलमनर सेल्स होती है, इनके एंड्स पे हेयर लाइक, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्टिव रेट को इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए। जब डाइजेशन आप करते हो, जब अंदर खाना लेते हैं हम, तो उसकी डाइजेशन जब होती है तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो निकलते हैं खाने से आफ्टर डाइजेशन, वो इन माइक्रोविलाई की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स फिर ज़्यादा स्पीड से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर वो ही ब्लड में जाते हैं। और सम सेल्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम में, सम सेल्स क्या करते हैं? सम सेल्स दे एक्ट एज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। वो ये काम नहीं करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। जो कोलमनर एपिथेलियम होता है, इसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूकस।
स्टोमक में आपको पता है जब डाइजेशन होती है स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारे स्टोमक का जो वॉल होता है, ये जो लाइनिंग होती है, ये ख़त्म हो सकती है, ये पतली हो सकती है। तो यहाँ पे इन सेल्स में एक स्पेशल किस्म के सेल्स होती है जो म्यूकस निकालती है। ये म्यूकस क्या करती है, ये इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा ये जो वॉल ख़राब हो सकता था वो बचाता है। ये म्यूकस जो कहाँ से निकलता है, इन्हीं कोलमनर सेल्स में कुछ सेल्स स्पेशल किस्म के सेल्स होती है जो ये म्यूकस निकालती है। इन सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। इन सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। जो एक्ट एज करती है, वो निकालती है केमिकल सब्सटेंस। वो एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है, वो कुछ केमिकल्स निकालती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस की वजह से हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था स्टोमक के वॉल पे, वो बचता है। इन सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। Now, the last subtype of epithelial tissue is ciliated. Ciliated बराबर ही है जैसे कोलमनर एपिथेलियम था, इसमें भी सेल्स लॉन्ग होती हैं, इसमें भी सेल्स लॉन्ग होती हैं, बट यहाँ पे जो इनको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं एज कंपेयर टू द माइक्रोविलाई। इनको हम बोलते हैं सीलिया। अब ये कहाँ पे पाया जाता है ये सीलिएटेड एपिथेलियम? हम बोलते हैं आपकी जो नोज़ का अंदर वाला सिस्टम होता है, जहाँ पे नोज़ में जो आप हेयर्स देखते हो, वही इन्हीं जो नोज़ की अंदर वाली लाइनिंग होती है वो बनी होती है ऐसे किस्म को सेल्स से जिनको हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। और उन्हीं से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकालते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आएगा उसको ट्रैप करते हैं। एज वेल एज सच टाइप ऑफ टिश्यू सीलिएटेड एपिथेलियम जहाँ पे सेल्स लॉन्ग होती है और इनसे सीलिया निकलता है, such type of tissue is also found in fallopian tube। अगर यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाएंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये जो आपको ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये और ये, इनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, जो क्या करते हैं, जो जब एग निकलता है इन ओवरीज से, यही सीलिएटेड एपिथेलियम इस एग को अंदर डालते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में। Thank you. This was all about the epithelial tissue which is present in animals. Let us discuss another types of tissue of animals in another video. Thank you.